हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th में जो चैप्टर 12 है करंट इलेक्ट्रिसिटी उसको स्टार्ट करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्लास 8 में कुछ जनरल प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े चार्ज के बारे में। तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम लोग को आगे सिलेबस पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो। तो जैसा कि हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे चार्ज के बारे में, तो चार्ज वहाँ क्या था कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, तो अब हम लोग 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो सेम वही चीज़ पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा अपडेटेड पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहला ये चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट में कहेंगे। सबसे पहला वर्ड है चार्ज। ये चार्ज होता क्या है? हम लोग जैसे कि देखते हैं, जैसे हम लोग अपना सेल फोन यूज़ करते हैं तो उसमें देखते हैं कि बैटरी इंडिकेट करता है परसेंटेज को, और धीरे धीरे जैसे हम यूटिलाइज करते जाते हैं तो उसका जो बैटरी है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, लेवल जो परसेंटेज का लेवल है वो कम हो जाता है। फिर हम लोग उसको क्या करते हैं कि प्लग इन कर देते हैं और देखते हैं कुछ देर के बाद चार्ज हो जाता है, और वहाँ पर ये चीज़ दिखाई देता है कि परसेंटेज कितना चार्ज हो गया हमारा सेल फोन। जैसे कि हम चार्ज स्टार्ट किए थे 26% पर, तो आफ्टर एन आवर या फिर हाफ एन आवर में वो 86%, 96% या ऑलमोस्ट 100% हो जाता है। तो एक चीज़ वहाँ पर देखेंगे कि जैसे हम लोग सेल फोन को प्लग इन करते हैं तो एक जहाँ पर प्लग इन करेंगे वहाँ से लगेगा कि कुछ पार्टिकल्स है जो अंदर की ओर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को तो हम लोग कोई देखे नहीं, तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल होगा जो रैंडमली मोशन में होगा। ठीक है, तो हम चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे? तो चार्ज बेसिकली एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, जो इलेक्ट्रिसिटी और उसके कुछ इफेक्ट्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चार्ज को हम इन शॉर्ट डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? चार्ज को हम डिनोट क्या चीज से करते हैं? तो ये जो चार्ज है इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। स्मॉल क्यू भी चलेगा और कैपिटल क्यू भी चलेगा। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? ये सबसे मेन, इसका यूनिट जो है वो होता है कूलम। और 12th स्टैंडर्ड में आप आइएगा तो वहाँ आप लोग को पढ़ना है सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो चार्ज जो है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो ये जो चार्ज है ये दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। पहला जो कैटेगरी है वो हो गया पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है वो हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जनरेट करता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपने ही तरफ टर्मिनेट करेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इन शॉर्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ चार्ज विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव चार्ज किसको कहेंगे? जो टर्मिनेट करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आ जाते हैं इसका प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी क्या है कि हम लोग ऐसा ऑब्जर्व करेंगे जैसे कि अगर हम एक मैग्नेट को सामने रखें तो
तो अगर एक ही पोल अगर आमने सामने रहता है तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। लेकिन अगर अनलाइक पोल रहता है, अगर अनलाइक पोल रहेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो जस्ट इसी तरह मैग्नेट और चार्ज में प्रॉपर्टी है कि लाइक पोल जो रहेगा वो रिपेल करेगा और अनलाइक पोल अट्रैक्ट करेगा। तो ठीक इसी तरह से चार्ज में भी होता है कि सेम नेचर का चार्ज जब भी रहेगा तो वो रिपेल करेगा और अनलाइक नेचर का रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो सेम नेचर का तो रिपेल किया, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी ये रिपेल किया। लेकिन अगर एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव रहेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, या फिर एक पॉजिटिव और दूसरा भी नेगेटिव रहेगा, जैसे अनलाइक नेचर रहेगा तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो अब हम लोग चार्जेस का नेचर के बाद पढ़ेंगे कूलम्स। तो जैसा कि अभी हम लोग चार्ज के बिहेवियर से देखें कि जो लाइक चार्जेस था वो क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, और जब अनलाइक चार्ज रहता था वो अट्रैक्ट करता था। क्लियर है कि लाइक चार्जेस जब भी थे तो क्या कर रहे थे, ये रिपेल कर रहे थे, और अनलाइक चार्ज क्या किए, अट्रैक्ट। ठीक है, तो कूलम्स लॉ को समझने के लिए हम लोग दो चार्ज बॉडी को कंसीडर करते हैं। तो ये जो दोनों चार्ज बॉडी है इसको हम लोग मान लेते हैं, पहला Q1 और दूसरा चार्ज हो गया Q। ठीक है, पहला चार्ज बॉडी हो गया Q1 और दूसरा चार्ज बॉडी हो गया Q2। और इन दोनों चार्ज बॉडी का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे कि जब सेम नेचर का था तो रिपेल कर रहा था, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन जैसे नेचर चेंज होता था, अनलाइक चार्जेस रहता था, तो वो क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। तो इट मीन्स कि जब भी हम दो चार्ज बॉडी को आमने सामने रखेंगे तो वो क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों चार्ज को हम कंसीडर किए थे Q1 Q2। तो कूलम्स लॉ ये बतलाता है कि इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, आइदर ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे कि मान लेते हैं ये दो चार्ज सामने ला रहे हैं तो इसका रिपल्सन बढ़ रहा है, या फिर अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ये दोनों चार्ज का जो डिस्टेंस है उसको हम बढ़ाते चले जाएंगे तो फोर्स जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो फोर्स इनके डिस्टेंस से हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स कि अगर हम रेडियस को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स जो है वो डिक्रीज करते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और ये दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग लिख सकते हैं F proportional to Q1 Q2 and inversely proportional to square of distance between them। और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा, वहाँ कांस्टेंट टर्म आ जाएगा K। ये हो गया हमारा कूलम्स लॉ। ठीक है, अब कूलम्स लॉ के बाद हम लोग आ जाते हैं करंट। तो करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, करंट का सिंबल हो गया I। और हम करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी भी बॉडी से चार्ज फ्लो होता हो एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम क्या कहेंगे, करंट। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी बॉडी एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चार्ज फ्लो होता हो किसी भी बॉडी से एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम क्या कहेंगे, करंट।
लेकिन जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो उसको हम क्या डिफाइन कर देते हैं, चार्ज। तो आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसका यूनिट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम और टाइम का हो जाएगा सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। C स्टैंड्स फॉर कूलम और S क्या हो गया, सेकंड, कूलम पर सेकंड, या इसको इन शॉर्ट इसको एम्पियर भी कहेंगे। तो करंट का यूनिट हो गया एम्पियर। तो एम्पियर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमको 1 एम्पियर डिफाइन करना है तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम 1 सेकंड। तो जब भी किसी बॉडी से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज ड्रॉन होता है तो हम इसको क्या डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर। और इसको मेजर करने वाले डिवाइस को हम अमीटर कहते हैं। अमीटर एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। ये एक ऐसा डिवाइस है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ लिए, करंट पढ़ लिए, अब आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस चीज को हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज से ना समझ करके एक गेम के लैंग्वेज से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करें। तो मान लेते हैं कि एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम लोग को, ठीक है, एक बॉल को कलेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब एक ऐसा गेम हम खेल रहे हैं कि कुछ दूर पर ढेर सारा बॉल रखा गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी सर्टेन डिस्टेंस पर ये ढेर सारा बॉल रखा हुआ है। अब गेम का रूल क्या है कि हमको जाना है और एक पर्टिकुलर बॉल को उठाना है और ला करके इस कंटेनर में जमा कर दें। ठीक है, तो हम क्या किए, हम गए एक बॉल को पिक किए और ला करके इसमें डिपॉजिट कर दिए। जैसे ये लेवल कंप्लीट होता है तो यहाँ पर तो बॉल कलेक्ट हो गए हैं। सेकंड में हम क्या करेंगे कि इसी कंटेनर में से बॉल को उठा करके हम दूसरे पॉइंट में ला करके डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, पहला में हम क्या किए, एक बॉल को पिक किए और ला करके यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपॉजिट किए, और सेकंड में क्या किए कि हम इसी कंटेनर में से बॉल को पिक करके और सेकंड वाले कंटेनर में रख दें। तो इस गेम को अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे हम लोग यहाँ पर गेम को स्टार्ट किए थे कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ये जो बॉल है इसको हम मान लेते हैं चार्ज। जैसे कि हम लोग देखे तो नहीं है चार्ज कैसा होता है, तो मान लेते हैं कि जितना बॉल से हो गया चार्ज है, और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से हम एक चार्ज को पिक किए और कहाँ तक लाए, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन लगेगा उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसी पर्टिकुलर पॉइंट से जब हम एक यूनिट चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन लगेगा उसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? एक इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक यूनिट चार्ज को पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन लगेगा उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट से जब हम चार्ज को दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो उसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका डेफिनेशन में लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जहाँ हम इनफिनाइट लिखे तो वहाँ क्या लिख देंगे, 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स W बाई Q, और इसका यूनिट क्या होगा,
तो हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज के यूनिट अभी हम लोग जस्ट पढ़े कूलम, जूल पर कूलम, या इसको इन शॉर्ट वोल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट हो जाएगा वोल्ट, वर्क का यूनिट हो गया जूल, और चार्ज का क्या हो गया, कूलम। तो हम लोग 1 वोल्ट कब डिफाइन कर सकते हैं, जब एक यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज को हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में अगर हमारा वर्क कितना डिफाइन हो, 1 जूल, और लिख सकते हैं क्या, when 1 joule of work is done to bringing a unit of 1 coulomb charge, then it's said to have 1 volt. जैसे 1 ampere को कैसे लिखे थे, when 1 coulomb of charge drawn through a body in 1 second, then it's said to be 1 ampere. 1 volt को क्या लिखेंगे कि when 1 joule of work is done to bringing a unit of 1 coulomb charge, then it's said to have 1 volt. और इसको मेजर करने वाले डिवाइस को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, तब तक इसको नोट डाउन।